हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इससे पहले डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस के हमने 10 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उसे ना देखा हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख लीजिए। यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बताने का मेरा तात्पर्य है कि चूँकि इस बार जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे उसमें डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ 20% क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, इसलिए आपको दोनों पढ़ना अनिवार्य है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक निम्न द्वारा लिखी गई। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है ये हमें बताना है पहले ऑप्शन में। तो हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो लिखी गई है वो कौटिल्य द्वारा लिखी गई है। इसको किसने लिखा है? कौटिल्य। इनका एक दूसरा नाम चाणक्य भी है। और हम बता दें कि चाणक्य को राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का अग्रणी माना जाता है। ये एक महान शिक्षक, दार्शनिक, न्यायविद एवं चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार भी थे। इनकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसमें न कि केवल अर्थशास्त्र के विषय में ही अर्थात धन के विषय में ही बताया गया है, बल्कि उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और समाजशास्त्र के भी सिद्धांतों को बताया गया है। दूसरा प्रश्न है, रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक हैं। रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं कीन्स। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कीन्स। इस पुस्तक को किसने लिखा है? कीन्स ने। और जानकारी के लिए हम बता दें कि जॉन मेनार्ड कीन्स ये एक अंग्रेजी अर्थशास्त्री थे जिनके विचारों ने मूल रूप से मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत और व्यवहार और आर्थिक नीतियों को बदल दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र की विकास उन्मुखी परिभाषा किसने दी है? अर्थशास्त्र की विकास उन्मुखी परिभाषा किसने दी है? तो अर्थशास्त्र की विकास उन्मुखी परिभाषा दी है सैमुअल्सन ने। सैमुअल्सन के विषय में हम बता दें कि ये एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1970 में। 1970 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था और ये पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में गणितीय तथा भौतिक सूत्रों का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र को किसने उद्देश्यों के प्रति तटस्थ माना है? अर्थशास्त्र को किसने उद्देश्यों के प्रति तटस्थ माना है? तो इसे माना है अर्थशास्त्री रॉबिन्स ने, अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रॉबिन्स। और रॉबिन्स के विषय में हम बता दें कि ये एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थी और इन्होंने ही ये बताया था कि मनुष्य वही चाहता है जो उसके पास नहीं है। इन्होंने ही बताया था कि मनुष्य वही चाहता है जो उसके पास नहीं है, अर्थात इसीलिए उसकी आवश्यकताएं अनंत होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, अर्थशास्त्र की धन केंद्रित परिभाषाओं से असहमत अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्र की धन केंद्रित परिभाषाओं से असहमत अर्थशास्त्री हैं, अर्थात इन्होंने माना है कि अर्थशास्त्र केवल धन केंद्रित नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने माना है कि अर्थशास्त्र केवल धन का शास्त्र नहीं है, केवल धन केंद्रित नहीं है। और हम ये बता दें कि एडम स्मिथ अपने समय के 1842 से 1924 इनका समय था, 1924 इनका समय था और ये सबसे प्रभावशाली अर्थशास्त्री थे अपने समय के। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में, और अनेक वर्षों तक यही पुस्तक इंग्लैंड में पढ़ाई जाती रही है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र है, अर्थात अर्थशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषा हमें देना है। तो हमने देखा था कि जो अर्थशास्त्र है ये विज्ञान एवं कला दोनों है, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विज्ञान एवं कला दोनों है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7,
कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं? कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं? पहला ऑप्शन है मार्शल, दूसरा है AC पिग्यू, तीसरा है JM कीन्स और चौथा है JS मिल। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही होगा मार्शल। मार्शल को एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री माना जाता है और लगभग आप देखेंगे कि जितनी भी परिभाषाएं आती हैं अर्थशास्त्र में, ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन अर्थशास्त्री मार्शल ने ही किया है। तो ये एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं। अगला प्रश्न है, एक आर्थिक मनुष्य वह है जो विवेकशील है, संतुष्टि अधिकतम करता है, कानून के अनुसार कार्य करता है, उपर्युक्त सभी। तो हम ये जानते हैं कि आर्थिक मनुष्य वही है जो न कि सिर्फ पैसा ही कमाता बल्कि विवेकशील भी है, संतुष्टि अधिकतम करता है, कानून के अनुसार कार्य करता है। अर्थात हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। जो ये तीनों काम ऊपर के करता है वही विवेकशील मनुष्य कहलाता है, वही आर्थिक मनुष्य कहलाता है। तो इसका चौथा ऑप्शन हमारा सही है, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अर्थशास्त्र में दुर्लभता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? अर्थशास्त्र में दुर्लभता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ, दूसरा P.A. सैमुअल्सन, तीसरा है A.O. हर्समैन और चौथा है लियोनिल रॉबिन्स। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है लियोनिल रॉबिन्स। इन्होंने ही अर्थशास्त्र में दुर्लभता की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। और इसमें हम जानकारी के लिए आपको बता दें कि अर्थशास्त्र में दुर्लभता, इसे हम कहते हैं सीमितता। साधनों की कुल पूर्ति मांग से जब कम होती है तभी हम कहते हैं कि ये दुर्लभ है, सीमित है। यह एक मूलभूत आर्थिक समस्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ये बात किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? फर्स्ट ऑप्शन है जेविन्स ने, सेकंड है एडम स्मिथ ने, थर्ड है वाकर ने और फोर्थ है रिकार्डो ने। तो अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान जो माना है वो माना है एडम स्मिथ ने, अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एडम स्मिथ ने। अगला प्रश्न है अवमूल्यन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अवमूल्यन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो अवमूल्यन का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो ये है निर्यात एवं आयात प्रोत्साहन, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्यात एवं आयात प्रोत्साहन को ही हम क्या कहते हैं? अवमूल्यन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। कोर सेक्टर में सम्मिलित होते हैं, कोर सेक्टर में सम्मिलित होते हैं। पहला ऑप्शन है खनिज तेल उद्योग, दूसरा है कोयला उद्योग, तीसरा है लोहा एवं इस्पात उद्योग और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो हम आपको बता दें पहले कि कोर सेक्टर क्या है। देश में ऐसे बहुत से उद्योग होते हैं जिनके बिना देश को चलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है, जैसे कोयला, कच्चा तेल, उर्वरक, स्टील, पेट्रो रिफाइनिंग, बिजली और नेचुरल गैस। ये ऐसे उद्योग होते हैं जिन्हें अर्थव्यवस्था की बुनियाद माना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि खनिज तेल उद्योग, कोयला उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, ये सभी कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये सभी देश को चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की वर्गीकरणीय परिभाषा किसने दी? अर्थशास्त्र की वर्गीकरणीय परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा दी थी अर्थशास्त्री मार्शल ने, क्योंकि ये एक मुख्य अर्थशास्त्री हैं और अधिकांश परिभाषाएं इन्होंने ही दी हैं। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्शल। मार्शल ने ही अर्थशास्त्र की वर्गीकरणीय परिभाषा दी थी। अगला प्रश्न है किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान माना है? किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान माना? पहला ऑप्शन है JB से, दूसरा है एडम स्मिथ, तीसरा है मार्शल और चौथा है रॉबिन्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा मार्शल, अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र वर्णन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र वर्णन करता है फर्स्ट जनसंख्या नीति, सेकंड मौद्रिक नीति, थर्ड राष्ट्रीय आय और फोर्थ है उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो हम ये जानते हैं कि जो अर्थशास्त्र, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, वो वर्णन करता है ना तो जनसंख्या नीति को और ना ही मौद्रिक नीति को और ना ही राष्ट्रीय आय को, क्योंकि ये सब व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला, अर्थशास्त्र की परिभाषा में असीमित साध्य का विचार किसने दिया? अर्थशास्त्र की परिभाषा में असीमित साध्य का विचार किसने दिया? तो ये विचार दिया था, हमारा जो ऑप्शन इसमें दिया गया है, एडम स्मिथ, पीगू, रॉबिन्स, मार्शल। लेकिन जो असीमित साध्य का विचार दिया था वो दिया था अर्थशास्त्री रॉबिन्स ने, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रॉबिन्स। अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशंस, यह पुस्तक किसकी है? वेल्थ ऑफ नेशंस, ये पुस्तक किसकी है? फर्स्ट ऑप्शन है एडम स्मिथ, सेकंड है सैमुअल्सन, थर्ड है बेनम और फोर्थ है केजी सेठ। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो लिखा है, ये लिखा है एडम स्मिथ, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, एडम स्मिथ। और इस पुस्तक के विषय में हम आपको बता दें कि 1776 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी और यह दुनिया की पहली पुस्तक है जो राष्ट्रों के धन का निर्माण करती है। तो इकोनॉमिक्स स्टडी के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है और ये कब लिखी गई थी? 1776 में। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र विज्ञान है क्योंकि? अर्थशास्त्र विज्ञान है क्योंकि पहला ऑप्शन है इसमें तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, दूसरा ऑप्शन है अर्थशास्त्र के नियम कारण व परिणाम में संबंध स्थापित करता है, तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चूंकि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है और उसका कारण है कि इसमें तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन भी होता है और अर्थशास्त्र के नियम कारण और परिणाम में संबंध भी स्थापित करता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपर्युक्त दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है क्योंकि? अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है क्योंकि पहला ऑप्शन सही, अर्थशास्त्र तार्किक व भाविक दोनों से संबंधित है। बी ऑप्शन सही है कि अर्थशास्त्र के नियम सार्वभौमिक होते हैं। सी ऑप्शन है अर्थशास्त्र एक क्रमबद्ध विवेचन है और डी ऑप्शन है अर्थशास्त्र भावी अनुमानों का विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र को हम एक आदर्श विज्ञान इसलिए मानते हैं क्योंकि ये तार्किक एवं भाविक दोनों हैं, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तार्किक एवं भाविक दोनों से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं। इसे हमने कई बार पढ़ा है कि जो व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं वो अनंत होती हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनंत होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, एन एसे ऑफ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस के लेखक हैं। एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस के लेखक हैं, इसके लेखक हैं रॉबिन्स, अर्थशास्त्री रॉबिन्स। अगला प्रश्न है, किसका कथन है लक्ष्यों तथा उसके सीमित एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? किसका कथन है लक्ष्यों तथा उसके सीमित एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो ये कथन है, इसमें पहला ऑप्शन है रॉबिन्स, दूसरा है श्रीमती जॉन रॉबिन्स, तीसरा है हिक्स और चौथा है मार्शल। तो ये कथन दिया था रॉबिन्स ने, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रॉबिन्स। इसमें पहला ऑप्शन हमारा सही है, रॉबिन्स। अगला प्रश्न है, पूर्ति के साधन। पूर्ति के जो साधन होते हैं वो असीमित होते हैं या सीमित होते हैं या निर्धारण ही नहीं कर सकते या इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया था कि व्यक्ति की आवश्यकताएं तो अनंत होती हैं लेकिन जो पूर्ति के साधन हैं वो सीमित होते हैं। पूर्ति के साधन क्या होते हैं? सीमित, अर्थात हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, उपभोक्ता उस वस्तु का चुनाव करता है, उपभोक्ता उस वस्तु का चुनाव करता है
जिसकी तीव्र आवश्यकता होती है, जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, स्पष्ट नहीं कर सकते, या सभी सही हैं। तो उपभोक्ता उसी वस्तु का चुनाव करेगा जिसकी तीव्र आवश्यकता होती है, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आवश्यकताओं की तुष्टि करने वाले साधन, आवश्यकताओं की तुष्टि करने वाले साधन दुर्लभ हैं, अधिक हैं, अनंत हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हम ये बता दें कि आवश्यकताओं की तुष्टि करने वाले जो साधन हैं वो दुर्लभ हैं, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, दुर्लभ हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, आवश्यकताओं को तुष्टि करने वाले साधनों का वैकल्पिक उपयोग भी है, वैकल्पिक उपयोग नहीं है, निर्धारण नहीं किया जा सकता, या सभी सही हैं। तो आवश्यकताओं की तुष्टि करने वाले साधनों का वैकल्पिक उपयोग भी हैं, अर्थात सस्ती वस्तुएं भी हैं, महंगी वस्तुएं भी हैं, अपनी क्षमता के अनुसार हम इसको खरीद सकते हैं। तो जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं वो साधनों का उपयोग जो होता है वो वैकल्पिक भी रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, साधनों की सीमितता से क्या तात्पर्य है? साधनों की सीमितता से क्या तात्पर्य है? कब हम कहेंगे कि साधन सीमित हैं? तब हम सीमित कहेंगे, पहला ऑप्शन इसमें जब मांग पूर्ति से ज़्यादा हो, या मांग पूर्ति से कम हो, या मांग और पूर्ति दोनों बराबर हों, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, साधनों की सीमितता तब होगी जब मांग ज़्यादा हो, पूर्ति कम हो, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही है कि मांग को पूर्ति से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि साधन क्या है, सीमित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, किसका कथन है कि अपने सबसे विस्तृत अर्थ में अर्थशास्त्र साधनों के प्रयोग तथा इसके प्रयोग से उत्पन्न होने वाले नुकसानों के सामान्य सिद्धांत का अध्ययन है? किसका कथन है कि अपने सबसे विस्तृत अर्थ में अर्थशास्त्र साधनों के प्रयोग तथा इस प्रयोग से उत्पन्न होने वाले नुकसानों के सामान्य सिद्धांत का अध्ययन है? तो ये कथन है प्रोफेसर विकस्टीड, अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही है, प्रोफेसर विकस्टीड, इनका कथन है ये। अगला प्रश्न है, किसने प्रतिपादित किया कि एक अर्थशास्त्री साध्यों के संबंध में तटस्थ है? एक अर्थशास्त्री साध्यों के संबंध में तटस्थ है, तो ये सिद्ध किया, पहला ऑप्शन है इसमें विकस्टीड, दूसरा है प्रोफेसर मिसेज, तीसरा है मार्शल और चौथा है रॉबिन्स। तो ये बताया था प्रोफेसर रॉबिन्स ने, अर्थात हमारा चौथा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, रॉबिन्स। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, अर्थशास्त्र की सबसे मौलिक समस्या साधनों के खर्च करने अथवा साधनों में मितव्ययता लाने की है, उक्त विचार किस अर्थशास्त्री का है? अर्थशास्त्र की सबसे मौलिक समस्या साधनों के खर्च करने अथवा साधनों में मितव्ययता लाने की है, उक्त विचार किस अर्थशास्त्री का है? तो ये विचार है, पहला ऑप्शन इसमें है रॉबिन्स, दूसरा है एडम स्मिथ, तीसरा है प्रोफेसर मिसेज और चौथा है केन्स। तो ये जो विचार दिया है ये है प्रोफेसर मिसेज का, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोफेसर मिसेज। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि अर्थशास्त्र प्रकाश दर्शक विज्ञान न होकर एक फलदायक विज्ञान है? ये किसने कहा था कि अर्थशास्त्र प्रकाश दर्शक विज्ञान न होकर एक फलदायक विज्ञान है? तो पहला ऑप्शन है प्रोफेसर पीगू, दूसरा है प्रोफेसर जे के मेहता, तीसरा है जे बी से और चौथा है मिल। तो ये जो सेंटेंस है कि अर्थशास्त्र प्रकाश दर्शक विज्ञान न होकर फलदायक विज्ञान है, ये कहा था प्रोफेसर पीगू ने, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोफेसर पीगू। अगला क्वेश्चन है 32, रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को निश्चित स्वरूप देने के लिए किस प्रणाली का सहारा लिया? रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को निश्चित स्वरूप देने के लिए किस प्रणाली का सहारा लिया था? तो इन्होंने सहारा लिया था निगमन प्रणाली का। किस प्रणाली का सहारा लिया था? निगमन प्रणाली का। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, निगमन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, वैकल्पिक प्रयोगों का चुनाव भी एक आर्थिक समस्या है जिसका मूल कारण है।
वैकल्पिक प्रयोगों का चुनाव भी एक आर्थिक समस्या है और उसका मूल कारण क्या है? साधनों की असीमितता, साधनों की सीमितता, दोनों अथवा इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा था कि जो वैकल्पिक प्रयोग होते हैं जो कि आर्थिक समस्या का एक मूल कारण है, तो उसका मेन कारण ये है कि साधनों का सीमितता, क्योंकि साधन सीमित हैं, आवश्यकताएं हमारी असीमित हैं, इसीलिए यही एक कारण है कि आर्थिक समस्या बन जाती है वैकल्पिक प्रयोग। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, चुनाव की समस्या। एक, चुनाव की समस्या क्या है? तो पहला ऑप्शन है किफ़ायत की समस्या है, किफ़ायत की समस्या नहीं है, दुर्लभ समस्या है, अथवा सभी सही है। तो चुनाव की समस्या जो होती है ये एक किफ़ायत की समस्या है, अर्थात हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, किफ़ायत की समस्या। अगला प्रश्न है चुनाव की समस्या का मूल कारण क्या है? जो चुनाव की समस्या होती है उसका मूल कारण क्या है? पहला है सीमित साधन, दूसरा है असीमित साधन, सी है उपर्युक्त दोनों और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चुनाव की समस्या का जो मूल कारण है वो है सीमित साधन, क्योंकि जो सीमित साधन है वही चुनाव की समस्या का मूल कारण है, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सीमित साधन। अगला प्रश्न है आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने का कारण क्या है? जो आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है उसके कारण क्या हैं? पहला है साधन दुर्लभ हैं, दूसरा मानव की इच्छाएं असीमित हैं, तीसरा साधन के वैकल्पिक प्रयोग हैं और चौथा उपर्युक्त सभी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के कारण हैं वो एक ये भी है कि साधन दुर्लभ हैं तो भी आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, दूसरा चूँकि मानव की इच्छाएं असीमित हैं ये भी आर्थिक समस्या उत्पन्न करती हैं, तीसरा साधन के वैकल्पिक प्रयोग हैं ये भी एक आर्थिक समस्या का कारण बनती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें चौथा ऑप्शन सही है, उपर्युक्त जितनी भी तीनों चीज़ें बताई गई हैं वो सब आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के कारण हैं, अर्थात हमारा चौथा ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में केंद्रीय समस्याओं की जननी है। अर्थशास्त्र में केंद्रीय समस्याओं की जननी है, पहला है असीमित आवश्यकताएं, दूसरा है साधनों का वैकल्पिक उपयोग, तीसरा है दुर्लभता और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो जो केंद्रीय समस्याओं की जननी है वो यही है दुर्लभता, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दुर्लभता। अगला प्रश्न है 38, यदि हमारा अध्ययन सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, यदि हमारा अध्ययन सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है तो हम निम्नलिखित का प्रयोग कर रहे हैं। पहला अंकगणितीय विधि, बी निगमन विधि, सी आगमन विधि और डी सांख्यिकी विधि। तो यदि हमारा अध्ययन सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है तो हम जानते हैं कि जब सामान्य से विशिष्ट की ओर हम अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं निगमन विधि, और फिर क्या कहलाता है? निगमन विधि, अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर है क्वेश्चन, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र कहा जाता है। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र कहा जाता है अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स हम किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है कीमत सिद्धांत, दूसरा है उपभोक्ता सिद्धांत, तीसरा है वितरण सिद्धांत और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बताएं कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र हम कहते हैं कीमत सिद्धांत को, क्योंकि उपभोक्ता और वितरण ये दोनों समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो जो कीमत सिद्धांत है ये व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है और हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कीमत सिद्धांत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, निगमन विधि से आर्थिक अनुमान प्राप्त होते हैं। निगमन विधि से आर्थिक अनुमान प्राप्त होते हैं, पहला ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर, दूसरा विशिष्ट से सामान्य की ओर, तीसरा उपर्युक्त दोनों और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमने बताया था कि निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं और आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर निगमन विधि से आर्थिक अनुमान प्राप्त होते हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला प्रश्न है आगमन विधि से आर्थिक अनुमान प्राप्त होते हैं।
आगमन विधि से आर्थिक अनुमान प्राप्त होते हैं? पहला ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर, दूसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, तीसरा है उपर्युक्त दोनों, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आगमन विधि में हमने बताया था कि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं और निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। तो जो आगमन विधि से आर्थिक अनुमान प्राप्त होते हैं वो है विशिष्ट से सामान्य की ओर, अर्थात हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था संचालित होती है उत्पादन संभावना वक्र पर जब। एक अर्थव्यवस्था संचालित होती है उत्पादन संभावना वक्र पर जब। पहला, संसाधनों का अनुकूलतम उपभोग, दूसरा संसाधनों का अकुशल प्रयोग, तीसरा संसाधनों की बेरोजगारी, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो एक अर्थव्यवस्था जो संचालित होती है उत्पादन संभावना वक्र पर जब संसाधनों का अनुकूलतम उपभोग होता है, अर्थात इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, आगमन पद्धति द्वारा निकाले गए निष्कर्ष। आगमन पद्धति द्वारा निकाले गए निष्कर्ष वास्तविक होते हैं, कल्पना पर आधारित होते हैं, ऐतिहासिक होते हैं, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो आगमन पद्धति द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे वास्तविक होते हैं, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, वास्तविक होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जा सकता, यह किस पद्धति की विशेषता है? किसी भी सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जा सकता, यह किस पद्धति की विशेषता है? तो ये विशेषता है आगमन पद्धति की। ये किसकी विशेषता है? आगमन पद्धति की, और हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, आगमन पद्धति। आगमन पद्धति ये कहता है कि सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं कर सकते, क्योंकि आगमन के अंतर्गत हमने देखा है कि ये सामान्य से विशिष्ट नियम को बताता है, और विशिष्ट का मतलब किसी विशेष की ओर। तो जब विशेष की ओर चलते हैं तो फिर वो सार्वभौमिक नियम नहीं रह गया, सामान्य नियम ही सार्वभौमिक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने आगमन और निगमन प्रणालियों को एक दूसरे का पूरक बताया? किसने बताया है कि आगमन और निगमन प्रणाली जो हैं एक दूसरे की पूरक हैं? पहला ऑप्शन है हिग्स, दूसरा बामोल, तीसरा मार्शल, और चौथा स्मिथ। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा मार्शल। मार्शल ने ही बताया है कि अर्थशास्त्र में निगमन और आगमन दोनों प्रणाली एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, निगमन एवं आगमन दोनों ही प्रणालियां वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उतनी ही आवश्यक हैं जितनी कि चलन के लिए बाएं एवं दाएं दोनों पैरों की आवश्यकता होती है। यह कथन किसका है? निगमन एवं आगमन दोनों ही प्रणालियां वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उतनी ही जरूरी हैं जितने कि चलने के लिए बाएं और दाएं दोनों पैरों की जरूरत होती है। अर्थात जिस प्रकार बाएं और दाएं पैर चलने के लिए आवश्यक हैं, उसी प्रकार अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए जो हमने दो विधियां पढ़ी थी, निगमन एवं आगमन विधि, वे दोनों ही आवश्यक हैं। तो ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था वैज्ञानिक स्योलकर ने, अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्योलकर। अगला प्रश्न है, निगमन तथा आगमन प्रणालियों में से एक चुनने में नहीं बल्कि दोनों को ही अपनाने में है, ये कथन किसका है? किसने कहा था कि निगमन और आगमन प्रणाली में से हम किसी एक को नहीं चुनते बल्कि दोनों को अपनाते हैं, तब अर्थशास्त्र की परिभाषा निकलती है? तो ये कथन किसका है? पहला है प्रोफेसर वैगनर, दूसरा है रिकार्डो, तीसरा है हॉटे, और चौथा है मिर्टल। तो ये जो कथन है ये है प्रोफेसर वैगनर का, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि किस अर्थशास्त्री का कथन है निगमन और आगमन प्रणाली का आपस में संबंध है? अर्थात किस अर्थशास्त्री ने कहा है कि निगमन और आगमन प्रणाली का आपस में संबंध है? पहला ऑप्शन है प्रोफेसर वैगनर, दूसरा है रेगनर फिश, तीसरा है एरिक रोल, और चौथा है मार्शल। तो अर्थशास्त्री जिन्होंने ये कहा कि निगमन और आगमन प्रणाली का आपस में संबंध है, ये कहा था एरिक रोल ने। एरिक रोल, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एरिक रोल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, किसी घटना के कारण एवं कार्य के संबंध का विश्लेषण करने वाला
सामान्य कथन कहलाता है। किसी घटना के कारण एवं कार्य के संबंध का विश्लेषण करने वाला सामान्य कथन कहलाता है। पहला है नियम, दूसरा है व्याख्या, तीसरा है कानून और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किसी घटना के कारण एवं कार्य के संबंध का विश्लेषण करने वाला जो सामान्य कथन है वो कानून कहलाता है, अर्थात हमारा सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आर्थिक नियम उन समानताओं का उल्लेख करते हैं जिन पर सीमित साधनों द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने से संबंधित मानव व्यवहार निर्भर है। आर्थिक नियम उन समानताओं का उल्लेख करते हैं जिन पर सीमित साधनों द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने से संबंधित मानव व्यवहार निर्भर है। यह विचार किसका है? पहला ऑप्शन है मार्शल, दूसरा रिकार्डी, तीसरा रॉबिन्स और चौथा हिक्स। तो यह कथन है अर्थशास्त्री रॉबिन्स का, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ को हमने कंप्लीट कर दिया है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका पूर्ण लाभ ले सकें। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ पुनः लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।